हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शैली मौर्य और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली में। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि ये बीए फिफ्थ सेमेस्टर, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर या बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में को करिकुलम कोर्स है। आज हम इसे देखेंगे। ये छत्रपति साहू जी महाराज का क्वेश्चन पेपर है। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर करवा चुकी है। अगर आप लोग कानपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो ये पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि विच लेटर विल कम 17 फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर 17वां अक्षर कौन सा होगा, इसमें पूछा गया है। और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है जी, ऑप्शन सी है जे और ऑप्शन डी है एस। अगर हम राइट में पूछा गया है राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर हम राइट की तरफ से देखें तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे जेड से, यानी कि जेड से जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो जेड वाई एक्स ऐसे करते करते जब हम 17th प्लेस पर जाएंगे तब हम देखेंगे कि 17th प्लेस पे जो आता है वो है जे, यानी कि हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, जे। इसके अलावा जब हम सेकेंड क्वेश्चन देखें तो इसमें कहा गया है विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के बाएं 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के राइट से यानी कि दाएं साइड से सबसे पहले हमें 10th यानी कि 10वां अक्षर देखना है, और उसके बाद जब हम 10th प्लेस पर देख लेंगे कि कौन सा अक्षर आएगा तो उसके बाद जब उसी 10th प्लेस से हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है 8th प्लेस पर। जब हम 8th प्लेस पर जाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन एक्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इन अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल 30 पीपल आर मेल, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल। एक ग्रुप में 80 लोग हैं, 30 लोग पुरुष हैं, तो महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो शायद इसका आंसर सी राइट है। मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर के लिए, लेकिन शायद इसका आंसर सी हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि इफ़ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 30, अगर 5 संख्याओं का औसत 30 है एंड द सम ऑफ 3 ऑफ द नंबर्स, और 3 जो संख्याएं हैं उनका जो सम है, उनका जो योग है वो 100 है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर, तो दूसरे जो 2 नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमें नहीं मिला है। खैर, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 पर। ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इन द सीरीज 1, 6, 13, 12, 22, 33 द नेक्स्ट नंबर विल बी, यानी कि एक सीरीज दी गई है हमें जिसमें पहला जो दिया गया है नंबर वो है 1, फिर 6, फिर 13, फिर 22 और 33। अब हमसे पूछा गया है कि 33 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो हम इसे देखते हैं कि जब हम 1 से 6 पर जाएंगे तो इसमें आएगा 5 नंबर का डिफरेंस, और इसके बाद जब हम 6 से 13 पर जाएंगे तो इसमें आएगा 7 का डिफरेंस, और जब हम 13 से 22 पर जाएंगे तो इसमें आएगा +9 का डिफरेंस। ठीक ऐसे ही आप देखेंगे 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, यानी कि ऑड नंबर में सीरीज चल रही है। तो ऑड नंबर में सीरीज चलने से इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए उसमें हम 11 प्लस करेंगे। जब हम 11 प्लस करेंगे 33 में तो हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 46, यानी कि हमारा जो राइट नंबर है, राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी और आंसर है 46। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो इसमें कहा गया है
The next term in the series ABD, CDF, EFH, GHG। अब इसमें पूछा गया है कि आपको एक सीरीज दे दी गई है। पहला दिया गया है ABD, फिर दिया गया है CDF, फिर दिया गया है EFH, उसके बाद दिया गया है GHG। अब हमसे नेक्स्ट पूछा गया है कि इसके बाद क्या आएगा, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम A और B को देखेंगे तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, A के जस्ट बाद B लिख दिया गया है। B के बाद अगर हम D को देखेंगे तो इसमें 1 प्लस किया गया है। ठीक है, ऐसे ही AB जब हम देखेंगे तो AB के बाद दूसरे में आना चाहिए C, तो यहाँ पे C दिया गया है दूसरे में, और C के जस्ट बाद आता है D, तो D दिया गया है, और D के बाद F में फिर 1 प्लस किया गया है। अब C और D यहाँ पे दे दिया गया है दूसरे में, फिर तीसरे में दिया गया है E और F, E के बाद जस्ट बाद F लिख दिया गया है, और F के बाद फिर 1 प्लस किया गया है तो H आ गया है। और यही सेम प्रोसेस GHG में भी की गई है, यानी कि EF के बाद आता है G, तो G लिखा गया है, उसके जस्ट बाद आता है H, तो वो लिखा गया है, और H में 1 प्लस किया गया है तो G आया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो हमें बताना है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो पहले में AB, फिर CD, फिर EF, और उसके बाद GS दिया गया है, यानी कि हमारा जो अगला आएगा वो आएगा I और J। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट है, I, J और L, क्योंकि I से जस्ट बाद आता है J, और J में जब हम 1 प्लस करेंगे तो आएगा L, तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो इसमें पूछा गया है B ब्रदर इज A, यानी कि B का भाई A है, C ब्रदर इज B, B जो है वो C की पुत्री है, एंड A's फादर इज D, और A के पिता D हैं। तो C और D से किस प्रकार संबंधित है? देन हाउ इज C रिलेटेड टू D? जब हम देखेंगे कि B जो है वो A का भाई है, B C की पुत्री है, यानी कि B जो है वो लड़की है और A जो है वो लड़का है, ये दोनों भाई बहन हैं, और B जो है वो C की पुत्री है, यानी कि C जो है वो या तो दोनों की माता है और या तो दोनों का पिता है। अब आगे कहा गया और A के पिता D हैं, यानी कि A और B जब भाई बहन हैं और इनके पिता D हैं तो दोनों के पिता D होंगे, और या जो C कहा गया वो C मदर है, B A जो है वो C जो है इनकी मदर है, और D इनके पिता हैं, यानी कि C और D जो हैं ये पति पत्नी हैं। अब पूछा गया है C D से किस प्रकार संबंधित है, तो C जो है वो D की वाइफ है। तो 7 का ऑप्शन नंबर E राइट है, वाइफ, आंसर है वाइफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें पूछा गया है कि B इज द फादर ऑफ Q, B जो है वो Q के फादर है। B हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, B के सिर्फ 2 बच्चे हैं, B के सिर्फ 2 बच्चे हैं, और ऊपर ही कह दिया गया कि B इज द फादर ऑफ Q, यानी कि जो Q है वो इनके 2 चिल्ड्रन हैं, तो उन 2 चिल्ड्रन में से एक है Q इज द ब्रदर ऑफ R। अब ये R का भाई है, ऊपर जो बताया गया है B जो है 2 बच्चों के पिता हैं, और एक Q दिया गया, Q का भाई R है, तो यानी कि Q और R जो है वो B के चिल्ड्रन हैं। R इज डॉटर ऑफ P, अब जो R है वो P की डॉटर है, यानी कि P और जो B है ये पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है। E इज द ग्रैंडफादर ऑफ P, अब जो E है वो ग्रैंडफादर है P का। S इज द फादर ऑफ A, S जो है वो फादर है A का, S जो है वो A का फादर है। हाउ इज रिलेटेड टू Q, अब पूछा गया है कि S जो है वो Q से कैसे रिलेटेड है। जब हमसे ये पूछा गया कि E जो है वो कैसे रिलेटेड है Q से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 है, if in a certain code language master is written as SAMRET, then how can it be written in the same code language? यानी कि मास्टर को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं
RET। तो हम कैरेट को कैसे लिखेंगे? जब आप मास्टर को लिखेंगे तो आप देखेंगे मास्टर के स्टार्टिंग के 3 डिजिट जो दिए गए हैं और लास्ट के जो 3 डिजिट दिए गए हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड्स हैं, इनमें आप देखेंगे जो पहला वर्ड है उसे 3rd नंबर पे लिख दिया गया है, सेकेंड को सेम ही रखा गया है, और जो थर्ड है उसे 1st नंबर पर लिख दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट के जो 3 डिजिट है उसमें टी जो है वो लास्ट में कर दिया गया है, ई सेम है उसी पोजीशन पर, और आर जो है वो टी की जगह पर कर दिया गया है। बस इतना ही किया गया है। सेम इसी वे में अगर हम कैरेट को लिखेंगे तो कैरेट के 3 स्टार्टिंग वर्ड ले लें, CAR, तो आर जो है वो 1st नंबर पर आ जाएगा, ए सेम रहेगा और सी आ जाएगा 3rd नंबर पर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि आर जब 1st नंबर पे आएगा उसके बाद आएगा ए, तो आर के बाद ए जो आ रहा है वो आ रहा है सी नंबर ऑप्शन में। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करने से आंसर मिल रहा है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। तो 9 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ना 13 कोड लैंग्वेज इफ रॉन्ग इज कोडेड है। अगर हम रॉन्ग को लिखते हैं GNORW तो हम राइट को कैसे लिखेंगे? हमसे डायरेक्टली यही पूछ लिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें रॉन्ग को तो लिखा गया है GNORW, यानी कि रॉन्ग को पूरी तरीके से अपोजिट कर दिया गया है। इसमें W स्टार्टिंग में है, इसमें W लास्ट में कर दिया गया है। RW के बाद है तो यहाँ पे RW से पहले कर दिया गया है। R के बाद O है तो इसमें R के पहले O कर दिया गया है। ठीक इसी तरीके से रॉन्ग को पूरी तरीके से अपोजिट लिख दिया गया है। जो स्टार्टिंग के वर्ड है वो लास्ट में कर दिए गए हैं और जो लास्ट के वर्ड है वो स्टार्टिंग में कर दिए गए हैं। इसी तरीके से जब आप राइट को लिखेंगे तो आप देखेंगे कि राइट में T पहले आएगा और उसके बाद H आएगा। जब हम इसे देखेंगे तो T स्टार्टिंग में है उसके बाद H है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है और वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, इसीलिए आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो इसमें बर्ड, पैरट और बैट, इनके बीच का रिलेशनशिप बताना है हमें। जब आप बर्ड को देखेंगे तो पैरट जो होता है वो एक बर्ड होता है, तो पैरट जो है वो बर्ड के अंदर आएगा, यानी कि बर्ड का सर्किल बड़ा होगा और उसके अंदर पैरट आ जाएगा। ठीक है, बैट जो होता है ये अलग होता है, ये बर्ड में नहीं काउंट होता है, इसीलिए हम इसे अलग लिखेंगे। और आप देखेंगे 13 का एक ऐसा ऑप्शन नंबर ए है जिसमें बर्ड के अंदर पैरट दिया गया है और बैट अलग से दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर होगा। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। जब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो इसमें भी सेम वैसे ही रिलेशनशिप पूछा गया है। इसमें दिया गया है मेल, फादर और एडवोकेट। आप सभी को पता है जितने भी फादर होते हैं वो सब मेल होते हैं और जो एडवोकेट हैं वो सारे जो मेल होते हैं वो सारे एडवोकेट नहीं होते हैं, सारे फादर एडवोकेट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मेल और कुछ फादर एडवोकेट होते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल मत टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा जब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे तो इसमें कहा गया है PQRST, यानी कि 5 पीपल हैं PQRST आर सिटिंग इन अ रो। ये लोग एक रो में बैठे हुए हैं, एक रो बनाई गई है जिसमें 5 लोग बैठे हुए हैं। T इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ आर। अब कहा गया है जो T है उसका स्थान R के बिल्कुल राइट में है। T जो है वो R के बिल्कुल राइट में बैठा हुआ है। अब कहा गया है कि S इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q। S जो है वो Q के लेफ्ट में बैठा हुआ है। S जो है कहीं पर वो बैठा हुआ है Q के लेफ्ट में। अब कहा गया है Q इज सिटिंग एट एनी इंड पॉइंट, और Q जो है वो कहीं इंड पॉइंट पर बैठा हुआ है। Q जो है वो कहीं इंड पॉइंट पर बैठा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे R इज द थर्ड ऑफ लेफ्ट ऑफ S।
अब कहा गया है जो आर है वो थर्ड नंबर पर है एस से, यानी कि अगर हम देखें कि स्टार्टिंग में कहा गया है कि क्यू बैठा हुआ है, अगर क्यू को हम लेफ्ट साइड में रो में बिठा दें सबसे लास्ट में तो उसके पहले आ जाएगा एस, और क्योंकि आर जो है वो इससे थर्ड नंबर पर बैठा हुआ है तो इसके बीच में आ जाएगा पी, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा क्यू, क्यू की लेफ्ट साइड आएगा एस और इसके लेफ्ट साइड आएगा पी के लेफ्ट साइड आएगा टी और टी के लेफ्ट साइड आएगा आर। ऐसे ही पांचों पीपल जो हैं वो एक रूम में बैठे हुए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, यानी पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर टी, आंसर नंबर सी, यानी कि इसका जो टी है वो करेक्ट है। जो पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है वो है टी। इसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। इसमें 5 स्टूडेंट दिए गए हैं ए बी सी डी और ई, एक रो में बैठे हुए हैं। ये पांचों स्टूडेंट एक रो में बैठे हुए हैं और इनमें कहा गया है कि डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, डी जो है वो ई के राइट में बैठा हुआ है। ई कहीं पर एक रो में बैठा हुआ है और ई के जो राइट में बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है डी। अब हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, यानी कि बी जो है वो लेफ्ट में बैठा हुआ है ई के। अब ए को कहीं ई बैठा हुआ है, ई के हमने राइट में देखा कि डी बैठा हुआ है और बी इज ऑन लेफ्ट ऑफ ई, और इसी ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है बी, यानी कि बट इज ऑन द राइट ऑफ ई, लेकिन ये राइट में बैठा हुआ है ए के, यानी कि बी के पहले आ जाएगा ए। अब कहा गया हमसे डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है वो सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, यानी कि अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो एक रो बनी हुई है, रो में लेफ्ट साइड इंड पर बैठा हुआ है सी, सी के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है डी और डी की लेफ्ट साइड में है ई और ई की लेफ्ट साइड में बी है और बी के जस्ट लेफ्ट साइड में ए बैठा हुआ है। ये पूरी रो बनी हुई है। अगर हम लेफ्ट साइड से रो को देखें तो कुछ ऐसा ही हमें सीन दिखाई देता है। और अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में सबसे एक्सट्रीम में कौन बैठा हुआ है। तो क्योंकि आप देखोगे कि राइट साइड में आप जब राइट साइड से स्टार्टिंग करोगे तो सी बैठा हुआ है, और जब सी बैठा हुआ है तो एक्सट्रीम लेफ्ट में पूछा गया हमसे तो ए आ जाएगा। इसका आंसर नंबर डी है जो करेक्ट है पूरी तरीके से। आप देखोगे कि ई इसका ऑप्शन आंसर है। इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। जब आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखोगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपसे मिसिंग नंबर पूछा गया है। स्टार्टिंग में आपको दिया गया है 34, 46 एंड 58, आपको ये दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसमें मिसिंग नंबर आपको बताना है। 34 जो है 34 जो है उसमें